नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी को INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से नए साल की मुबारकबाद। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना की। किसानों के मामले में यू टर्न के बाद अब वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने एक और यू टर्न लिया है। इस मरतबा वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत आरोग्य श्री स्कीम को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कर देगी। आयुष्मान भारत स्कीम मरकजी हुकूमत की सेहत बीमा स्कीम है। इस तरह एक मरतबा फिर केसीआर ने मोदी हुकूमत की वाज़ेह तायद का ऐलान कर दिया। पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये वज़ीर आला केसीआर का दूसरा यू टर्न है और दोनों भी हैरान कर देने वाले फैसले हैं। याद रहे कि मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ देश भर में एक आम मुखालिफाना लहर पैदा हो गई है। किसानों, नौजवानों, खवातीन, तालीम याफ्ता तबका और अक़लियतों के खिलाफ अपनाए गए मोदी हुकूमत के रवैये की हर जानिब से मुखालिफत की जा रही है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्क को कई शोबे हयात में और कई आलमी पैमानों के तहत निचले दर्जे पर पहुंचा दिया है और इसके नतीजे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में भी ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। लेकिन वज़ीर आला केसीआर ने अवाम के बजाय मोदी हुकूमत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना पसंद किया है। वाज़ेह है कि मरकज़ की आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कितने अफराद को फ़ायदा पहुंचा, ये तो खुद एनडीए ही जानती है और एनडीए ने हमेशा ही साबिका हुकूमत की पॉलिसियों के महज नाम बदले हैं और तमाम स्कीमों को अडॉप्ट ही किया और कोई नई स्कीम को अपनी जानिब से शुरू नहीं किया। लेकिन उन स्कीमों के लिए पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की गई और इश्तिहारबाजी भी खूब हुई। आयुष्मान भारत भी ऐसी ही एक स्कीम है और अब केसीआर भी इस स्कीम के इश्तिहार में लग गए हैं। आरोग्यश्री स्कीम के तहत कई इमराज का इलाज होता आया है। इसके बेनिफिशरीज की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और ये पसमानदा तबकात के लिए इलाज की ज़मानत की एक बेहतरीन स्कीम रही है। इसके तहत रियासत के बेशतर कॉरपोरेट दवाखानों में इलाज होता आया है। कई बेनिफिशरीज इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने इस स्कीम को आयुष्मान भारत से जोड़कर सिर्फ मोदी हुकूमत की खुशामद की है और इससे अवामी फलाह मकसूद नहीं है। ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर डेरा जमाए किसानों की तहरीक आज 37वें दिन भी जारी है। सख्त सर्दी के बावजूद किसानों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मोदी हुकूमत के साथ कई मीटिंगों के बाद भी कोई हतमी नतीजा नहीं निकल पाया। हुकूमत के रवैये को देखते हुए अब किसान तंजीमों ने अपना रुख मजीद सख्त करने का फैसला किया है और उसका ऐलान कर दिया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के लीडर सुखविंदर सिंह सुब्रा ने मोदी हुकूमत को मुतनब्बा करते हुए वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि तीनों ज़राई क़वानीन रद्द होने चाहिए। अगर 4 जनवरी को इसका कोई हल नहीं निकलता तो आने वाले दिनों में तहरीक को मज़ीद तेज़ी दी जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली में इस वक्त मौसम बहुत सर्द है और किसान खुले आसमान के नीचे ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा जारी रखे हुए हैं। 1 जनवरी को दिल्ली का दर्जे हरारत 1 डिग्री के आसपास है, लेकिन किसान किसी भी हाल में अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। वाज़ेह है कि किसानों के मुजाहरे के सबब चेला और गाजीपुर बॉर्डर को पहले से ही बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर 80 किसान तंजीमों की मीटिंग भी हो रही है। इससे कबल किसान और हुकूमत के दरमियान 7वें दौर की बातचीत में 2 इशूज़ पर इत्तेफाक कायम हुआ था। 4 जनवरी को 8वें दौर की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग से कबल किसान तंजीमें आगे का मंसूबा तैयार करने में मसरूफ़ हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए साल के पहले दिन जुमे के रोज कमर्शियल गैस सिलेंडर सारिफीन को धचका दिया है, जिससे मुल्क के 4 बड़े मेट्रोज में 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 16 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 22 रुपये 50 पैसे हो गई है। ताहम एलपीजी के सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। इंडियन ऑयल के मुताबिक दिल्ली में आज से 19 किलो वजनी कमर्शियल इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर 1332 रुपये से बढ़कर 1349 रुपये हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को झारखंड के रांची समेत मुल्क के 6 शहरों में लाइट हाउस मंसूबे का ऑनलाइन संग बुनियाद रखा। मंसूबे के संग बुनियाद के मौके पर दारुल हुकूमत रांची के HEC सेक्टर 1 मार्केट के नज़दीक वाक़ फुटबॉल मैदान में मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर आला हेमंत सोरेन शामिल हुए। वज़ीर आला ने नए साल और जदीद तकनीक से बनाए जाने वाली रिहाइश के लिए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद व नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस सोच और दूरअंदेशी के साथ रिहाइश
तामीर के शोबे में रफ्तार के लिए इस मंसूबे को शुरू किया, उसका फायदा शहरों में रहने वाले गरीबों, मजदूरों और बेघरों को मिलेगा। वजीर आला ने कहा कि रांची में लाइट हाउस मंसूबे के तहत 108 रिहायशों की तामीर की जानी है। इस मंसूबे में मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत के साथ मुस्तफिदीन को भी अपनी हिस्सेदारी देनी है। लेकिन झारखंड पसमानदा रियासत है, यहाँ गरीबों और मजदूरों की बड़ी आबादी है, उनकी आमदनी कम है। ऐसे में गरीबों मजदूरों के लिए मंसूबे में हिस्सेदारी मुकर्रर की गई है, उसे देना उनके लिए बहुत आसान नहीं है। बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। GHTC इंडिया के एक घटक आशा इंडिया के अंतर्गत देश की युवा मेधा, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को इनोवेटिव निर्माण सामग्रियों, प्रक्रियाओं, तकनीकों और समाधानों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सपोर्ट से मार्केट रेडी किया जा रहा है, ताकि निकट भविष्य प्रधानमंत्री जी से पुनः विनम्र निवेदन है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 के विजेताओं की घोषणा बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2022 तक सबके लिए आवास की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने गत 5 वर्षों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद की जा रही है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों एवं लाभार्थियों द्वारा इस योजना की उपलब्धि में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित व प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार शुरू किया गया है। अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन की विभिन्न श्रेणियों में विशेष पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वोत्तम 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आवाम को नए साल 2021 में ऐसे हिंदुस्तान की तामीर की उम्मीद है जहां हुकूमत अवामी मफाद में फैसले करने के अहल होने के साथ ही आला नमूने अमन और खुशहाली की सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काम करे। पार्टी ने जुमे को एक सरकारी पेज पर ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस का हदफ कभी भी इख्तिदार और ताकत हासिल करना नहीं रहा, बल्कि ऐसे माशरे की तामीर रही जहां तमाम शहरियों को इंसाफ मिले। उसका ये उसूल उसे मुसलसल काम करने की तरगीब देता है और उसी की बुनियाद पर किया गया उसका हर फैसला आम आदमी के मफाद तक पहुंचने वाला होता है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी मसावात के उसूलों पर यकीन रखती है और मुस्तकिल उसी पर चलते हुए काम करती रही है। इसके लिए मुल्क का हर शहरी अहम होता है और वो ज़ात, तबकात, मसलक, ज़बान, इलाके या इम्तियाज़ की बुनियाद पर कभी काम नहीं करती है।
कांग्रेस मोदी सरकार पर मुसलसल हमले कर रही है। इस वक्त किसानों के मसाइल पर कांग्रेस के जरिए मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। इसी असना में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने तरक्की के मामले पर मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि इस साल मोदी सरकार ने कुछ सनतकारों के 23 खरब रुपए से ज्यादा के कर्जे माफ कर दिए हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि इस साल 23 खरब रुपए का कर्ज मोदी सरकार ने कुछ सनतकारों के माफ कर दिए हैं। इस रकम से कोविड के मुश्किल वक्त में 11 करोड़ कुंभों को 20,000 रुपए दिए जा सकते हैं। मोदी जी की तरक्की की हकीकत ये है। नए साल के पहले दिन खुशखबरी आई है। माशी सरगर्मियों में लगातार सुधार की वजह से दिसंबर 2020 में 1,15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। जुलाई 2017 से मुल्क में जीएसटी लागू होने के बाद ये सबसे ज्यादा है। इससे पहले का रिकॉर्ड 1,14,000 करोड़ रुपए का था, जो अप्रैल 2019 में बना था। अक्टूबर 2020 में जीएसटी से 1,05,155 करोड़ रुपए और नवंबर में 1,04,963 करोड़ रुपए आए थे। वजारत फाइनेंस का कहना है कि जीएसटी चोरी और फेक बिल के खिलाफ मुल्क भर में चलाई गई मुहिम की वजह से भी कलेक्शन बढ़ा है। कोविड-19 वबा और लॉकडाउन की वजह से 2020 में सिर्फ 5 महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जनवरी 2020 में 1,10,828 करोड़ रुपए कलेक्शन रहा था। इसके अगले महीने फरवरी में 1,05,366 करोड़ रुपए आए थे। अनलॉक के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से मार्च से जीएसटी कलेक्शन घटने लगा था। उस महीने कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 97,597 करोड़ रुपए रह गया था। अप्रैल में तो ये सिर्फ 32,172 करोड़ रुपए रह गया था, जो अब तक का सबसे कम है। हालांकि मई से इसमें लगातार सुधार हो रहा है। लावेपुरा तसादुम में गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने के मुतालबे के हक में जुमे के रोज श्रीनगर के बेशतर हिस्सों में हड़ताल रही। किसी भी सियासी या अलहदगी पसंद जमात की तरफ से कोई हड़ताल कॉल दिए बगैर ही श्रीनगर की सिविल लाइंस और शहर खास के कई इलाकों में जुमे के रोज हड़ताल रही। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बाजारों में तमाम दुकानें बंद रहीं, ताहम सड़कों पर पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल जारी रही। शहर के मरकजी इलाकों जैसे तारीखी लाल चौक, बुटशाह चौक, रीगल चौक, मैसम्मा, हरी सिंह, हाई स्ट्रीट, बट्टा मालू, मौलाना आज़ाद रोड, रेसिडेंसी रोड और डेलीगेट में तिजारती और दीगर मुतालिका सरगर्मियां ठप रहीं। इन इलाकों में बाजार बंद रहे, ताहम रेड़ाबानों को सब्जियों और दीगर चीज़ों को बेचते हुए देखा गया। शहर खास के नोहटा, गोजवारा और हुबा कुदल इलाकों में भी बाजार बंद रहे, ताहम ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल जारी रही। दरिया असना हुक्काम ने अमन कानून की बरकरारी के लिए हिसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात किया था। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8 करोड़ 39 लाख से ज्यादा हो गया। 5 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 18,28,243 लोग जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी दौरान ब्रिटेन के वैक्सीन एक्सपर्ट ने कहा कि यूके और साउथ अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर मोहतात रहने की जरूरत है। उनके मुताबिक ये पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए मोहतात रहने का मौका है। ब्रिटेन के वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर पॉल ऑफिट ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूके और साउथ अफ्रीका में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट ने हम सब की फिक्र बढ़ा दी है। खास तौर पर यह साइंटिस्ट के लिए एक संगीन चेतावनी है कि वो वायरस की सीक्वेंसिंग और उसके म्यूटेशन पर फोकस करें। डॉक्टर पॉल ब्रिटेन फूड एंड ड्रग्स एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर हैं। कोरोना की मार झेल रही दुनिया के लिए वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नए साल पर बड़ा ऐलान किया है। 2021 के पहले ही दिन WHO ने फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। कोरोना की यह पहली वैक्सीन है जिसे WHO की तरफ से अप्रूवल मिला है। अब दुनिया के सभी मुल्क जल्द से जल्द इस वैक्सीन को इस्तेमाल में ला सकते हैं। WHO ने एक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि फाइजर की इस वैक्सीन का इमरजेंसी यूज किया जा सकता है। हिंदुस्तान में कोरोना के नए स्ट्रेन से मुतासिर 4 और मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब तक 29 लोगों में ब्रिटेन में पाया गया ये नया स्ट्रेन मिला है। वजारत सेहत ने यह जानकारी जुमे के रोज दी। एक्सपर्ट्स इसे पहले वाले कोरोना वायरस से 70% ज्यादा फैलने वाला बता रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में करीब 4 लाख नए मामले कम सामने आए और मौतों में भी 5,000 की गिरावट रिकॉर्ड की गई। नवंबर में मुल्क में
जुमला 12,33,000 मरीज मिले थे। 13,45,000 मरीज इससे पूरी तरह ठीक हो गए थे और करीब 15,000 लोगों की जानें गई थी। इस दौरान 1,27,000 एक्टिव केसेस यानी जिनका इलाज चल रहा है कम हुए। वहीं दिसंबर में मुतासिर पाए जाने वाले मरीजों का आंकड़ा 7,85,000 रहा। इस दौरान 9,48,000 लोग रिकवर हुए और करीब 10,800 लोगों की जान गई। एक्टिव केसेस में 1,74,000 की कमी दर्ज की गई। ओवरऑल रिकवरी रेट की बात करें तो इसमें भी लगातार बढ़ोतरी रही है। अब ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 99 लाख के करीब पहुंच गया है। इस तरह मुल्क में रिकवरी रेट अब 96.1% हो गया। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 19,045 लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। 22,023 लोग ठीक हो गए और 244 की मौतें हो गई। मुल्क में अब तक 1.1 करोड़ 2 लाख के करीब लोग इस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 2,52,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 98,81,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इन्फेक्शन से जान गंवाने वालों की तादाद अब 1,49,000 के करीब हो गई है। और इस स्टेज में हमारा जो खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं और साथ में जो हेल्थ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इम्यूनाइजेशन के इंचार्ज हैं, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, इसी तरह से अभी जैसा आज हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली के यहाँ पर उपस्थित है, ये सारे लोगों को मिलजुल कर अपने सारे पुराने वास्तु अनुभवों का इस्तेमाल करके और फिर साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो वैक्सीन की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी या फिर वैक्सीन जो है वो जब साइट पे डिलीवर होगी, वहाँ पर जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 461 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,86,815 हो गई और हलाकतों की तादाद 1,544 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 108 केसेस दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की पहली वैक्सीन कौन सी लगेगी, इस पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल ने अपनी सिफारिशें मरकजी हुकूमत को सौंप दी है। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को कंडीशनल अप्रूवल देने की सिफारिश की है। इसे अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई से जल्द अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी कमेटी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और फाइजर ने मुल्क में इमरजेंसी यूज की मंजूरी के लिए अप्लाई किया था। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रही है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने चाशुंबे को पैनल के सामने प्रेजेंटेशन दिया था। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपना डेटा पेश करने के लिए और वक्त मांगा है। हालांकि फाइजर को WHO ने एक दिन पहले ही इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। एक्सपर्ट पैनल से मंजूरी मिलने के बाद कंपनियों की एप्लीकेशन ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगी। हुकूमत इसी महीने से वैक्सीनेशन शुरू करने के लिहाज से तैयारी कर रही है। इसके लिए कल यानी 2 जनवरी को पूरे मुल्क में वैक्सीन का ड्राई रन किया जाना है। इससे पहले जुमेरात को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डॉक्टर VG सोमानी ने कहा था कि नया साल हमारे लिए हैप्पी होगा क्योंकि तब हमारे हाथ में कुछ होगा। इससे माना जा रहा है कि जल्द ही किसी वैक्सीन को अप्रूवल मिल सकता है। भारत यानी इंडिया अमेरिका के बाद कोरोना से मुतासिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। हुकूमत ने अगले 6 से 8 महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का मंसूबा बनाया है। नए साल के पहले दिन खत्म हुए कारोबारी हफ्ते में शेयर मार्केट ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाजार में लगातार 90 हफ्ते बढ़त रही। इससे पहले अप्रैल 2010 में इतनी लंबी वीकली बढ़त दर्ज की गई थी। निफ्टी भी पहली बार 14,000 पॉइंट्स के ऊपर बंद हुआ। 1 जनवरी 2021 को सेंसेक्स
117.65 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर 47,868.98 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 47,980.36 तक पहुंचा। एसबीआई, टीसीएस, एचडीएफसी, एचसीएल टेक और रिलायंस के शेयर्स में बढ़त रही। एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई है कि अगले हफ्ते सेंसेक्स 48,000 का रिकॉर्ड लेवल छू सकता है। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पहली बार 189,26,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। चौतरफा तेजी की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर 3,170 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें 2,043 यानी 64% के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी ने भी आज नया रिकॉर्ड बनाया। ये 36.75 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर पहली बार 14,018.50 पर बंद हुआ। इंट्राडे में इंडेक्स 14,049.85 तक पहुंचा। अदानी पोर्ट का शेयर 4.39% ऊपर 505 रुपए पर बंद हुआ। इसी तरह आईटीसी और टीसीएस के शेयरों में 2% तक की बढ़त रही। एसबीआई और एम&एम के शेयर 1% से ज्यादा चढ़े। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 1.36% नीचे 527.80 पर बंद हुआ। ब्रेक्जिट के लिए मुसलसिल 4.5 साल जारी रहने वाली कोशिशों के बाद आखिरकार बर्तानिया ने यूरोपीय यूनियन के साथ आधी सदी पर मुहित ताल्लुक बाज़ाब्ता तौर पर खत्म कर दिया। आज के बाद बर्तानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहेगा। साल 2021 बर्तानिया की तारीख का एक नया बाब होने के साथ साथ एक नए बुहरान का बाज भी बन सकता है। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब बर्तानिया के मियारी वक्त के मुताबिक रात 11 और ग्रीनिच के मुताबिक 23 बजे मुत्तफिका तौर पर यूनियन से अलहदगी अख्तियार की। इस तरह 47 साल का ये सफ़र अपने अख्तिताम को पहुंच गया। 31 दिसंबर 2020 को जारी होने वाले फैसले 1 जनवरी 2021 की सुबह को तब्दील हो गए। यूरोपीय यूनियन के फैसले और कवायद में आज से एक नई तब्दीली रौनुमा होगी। यूरोपीय यूनियन में इंजमाम की निस्फ सदी के बाद ब्रसेल्स में आधी रात को और बिग बैन की घड़ियाल पर 11 बजने के साथ ही ब्रेक्जिट मुकम्मल हो गया। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का ये सफ़र 31 जनवरी 2020 को शुरू हुआ और ये उबूरी मरहला गुज़िश्ता साल के आखिरी लम्हात को मुकम्मल हो गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने जुमेरात को कहा कि यूरोपीय सिंगल मार्केट से बरतानिया का इखराज एक हैरत अंगेज लम्हे की हैसियत रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उनका मुल्क सबके लिए खुलेपन का मुजाहरा करेगा। नए साल के मौके पर अपनी तकरीर में जॉनसन ने कहा कि ये एक हैरत अंगेज लम्हा है। हमारी आज़ादी हमारे हाथ में है और ये हम पर मुनहसर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। जॉनसन ने कोरोना वायरस के बहरान में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। उनका कहना था कि मुल्क में वैक्सीन लगाए जाने का अमल शुरू हो चुका है। ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका ग्रुप के ताउन से बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार की है। नए साल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और सख्त फैसला किया। ट्रंप ने इमिग्रेंट्स को मिलने वाली वीजा पर राहत देने से इनकार कर दिया। जुमेरात की रात जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इमिग्रेशन और वर्क वीजा पर पाबंदियां 31 मार्च तक बढ़ा दी गई हैं। इससे ग्रीन कार्ड की उम्मीद लगाए लोगों को भी झटका लगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार इन वीजाज पर बैन अप्रैल से जून तक लगाया था। जून में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। अब जबकि ट्रंप की व्हाइट हाउस से विदाई होनी तय है, उन्होंने अमेरिकियों को लुभाने की फिर कोशिश की है। इमिग्रेशन और वर्क वीजा पर बैन को 3 महीने और बढ़ा दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी शहरियों को ज्यादा नौकरियां और मौके मिले, इसलिए यह फैसला लिया गया है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को दिक्कत ज्यादा होगी। उनको अब मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। आर्जी तौर पर रोजगार की तलाश में अमेरिका जाने वाले लोगों को भी अब 3 महीने का इंतजार करना होगा। ट्रंप ने जून में ही कहा था कि वबा की वजह से अमेरिकी लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, लिहाजा हम हर वो फैसला लेंगे जो अमेरिका और अमेरिकी लोगों के मफाद में होगा। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन 20 जनवरी को हलफ लेंगे। उन्होंने जून और उसके बाद अक्टूबर में कैंपेन के दौरान इन पाबंदियों की मुखालिफत की थी। हालांकि ये अब साफ नहीं है कि क्या बाइडेन सदर बनने के बाद इस फैसले को पलट देंगे। ट्रंप के इस कदम का ज्यादातर अमेरिकी सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में अब भी करीब 2 करोड़ लोग बेरोजगारी भत्तों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अक्टूबर में कैलिफोर्निया की एक अदालत ने ट्रंप के फैसले को एक तरफा बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नामुमकिन हो जाएगी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने
सर्किट कोर्ट यानी ऊपरी अदालत में अपील की थी, उसने स्टे दे दिया था। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जख्मी तेज गेंदबाज उमेश यादव और मोहम्मद शमी की जगह बिलतरतीब बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 7 जनवरी से होने वाले तीसरे क्रिकेट टेस्ट के लिए टीम इंडिया में शामिल किया। शमी एडिलेड में हुए पहले दिन रात टेस्ट में पेट कमिंस की बाउंसर पर अपना बाजू जख्मी करा बैठे थे, जबकि उमेश मेलबॉर्न में दूसरे बॉक्सिंग डे टेस्ट में दूसरी इनिंग्स में अपना चौथा ओवर डालने के दौरान अपनी पिंडली जख्मी कर बैठे थे। शमी पहले टेस्ट के बाद और उमेश दूसरे टेस्ट के बाद सीरीज से बाहर हो गए। अब दोनों तेज गेंदबाज वतन वापस आकर बेंगलुरु में वाक़ कौमी क्रिकेट एकेडमी यानी एनसीए में रिहैबिलिटेशन से गुजरेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान की मुतअद्दिद रियासतों में सर्दी की लहर बरकरार है और कम से कम दर्जे हरारत में भी कमी आई है। कौमी राजधानी दिल्ली में नए साल की सुबह कड़ाके की ठंड और कोहर के सबब आसपास कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज कम से कम दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रहा और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। एक रोज कबल यानी जुमेरात को दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 3.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था, जो इस मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में मशरकी राजस्थान, दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होगी। दिल्ली में 3 से 5 जनवरी तक बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया कि दिल्ली में इस बार माह दिसंबर में मिनिमम टेम्परेचर गुज़िश्ता 15 सालों में दूसरी मरतबा सबसे कम रहा। जुमेरात को जारी आदादोशुमार के मुताबिक रवां साल दिसंबर में औसतन यानी एवरेज मिनिमम टेम्परेचर 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़िश्ता साल औसतन कम से कम दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। अब एक खबर आंध्रा से। दूसरी जात से ताल्लुक रखने वाली गर्लफ्रेंड से शादी करने पर दलित फिजियोथेरेपिस्ट को मुहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। ये वाकया जिले करनूल के अदोनी टाउन में पेश आया। मकतूल की शिनाख्त एडम स्मिथ के तौर पर की गई है। स्मिथ ने हैदराबाद की आर्य समाज मंदिर में 6 माह पहले अपनी गर्लफ्रेंड महेश्वरी से शादी की थी। दोनों की जात अलग अलग है। दलित नौजवान से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने पर लड़की के वालिदैन खुश नहीं थे। चंद माह से ये नौबियाता जोड़ा अदोनी टाउन के क्रिस्टप्पा नगर में मुकीम था। लड़की के वालिदैन और रिश्तेदारों ने दलित से शादी पर इससे बातचीत भी बंद कर दी थी। जब स्मिथ घर वापस हो रहा था तो बाज़ अफराद ने आरटीसी कॉलोनी के करीब उसकी बाइक का ताक़ुब करते हुए इस पर लोहे की सलाखों से हमला कर दिया और सर पर बड़ा पत्थर डालकर वहां से फरार हो गए। स्मिथ की बीवी ने शोहर के बहिमाना कत्ल के लिए अपने वालिदैन को जिम्मेदार करार दिया क्योंकि वो उसकी शादी के मुखालिफ थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस इस सिलसिले में बाज़ अफराद से पूछताछ कर रही है ताकि इस ऑनर किलिंग में मुलविस हमलावरों की निशानदही की जा सके। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।